हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। कैसे हैं आप सब? काफ़ी लंबी हो गई छुट्टियां और एयर भी एट द एंड पर हम पहुंच गए हैं। 1 महीने बाद नया साल आ जाएगा और सब कुछ बदलता है। जो एक चीज़ कांस्टेंट रहती है वो है जेपीएससी एस्पिरेंट की ज़िंदगी। कब सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आए, कब एग्ज़ाम हो, इसका बस एक दिलासा दिया जाता है और कोई सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए जाते या कुछ ज़मीन पर दिखता नहीं है। तो जैसा एक बज़ क्रिएट किया गया कि बाय एंड ऑफ सितंबर आएगी वैकेंसी 14th की, दैट पास्ट, फिर नवंबर दिसंबर होता रह गया और फिर हम अल्टीमेटली यहाँ पर खड़े हैं। तो हमने भी थोड़ा बीच में एक वो होता है कि जब एग्ज़ाम ही नहीं है, पेपर भी नहीं है, ना कोई शेड्यूल में नाम है, तो दैट मेक नो सेंस कि आप उसके पीछे लगे रहें। और इन बिटवीन यूपीएससी का मेंस भी चल रहा था, जो बीपीएससी का पेपर हुआ, कुछ कुछ और भी पेपर्स थे। सो कलेक्टिवली वी हैड सम गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन ये था कि उस दौरान अगर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कर लें अच्छे से एंड देन वी विल रिज्यूम इट। तो जैसा कि हमने सोचा था, और अब ये भी है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ तो नहीं कह सकते, बाय एंड ऑफ दिस ईयर मे बी 14th के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। हमारे पास कोई वैसा इंटरनल सो कॉल्ड न्यूज़ या एविडेंसेस नहीं है जो कि बार बार दूसरे इंस्टीट्यूशंस क्लेम करते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है वी शुड फोकस ऑन देम, कि आप अच्छे से अच्छे आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करिए या तैयारी करिए कि वन गो में आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। उसके अलावा जो आयोग को करना है, जो सरकारों को करना है, वो करते ही रहेगी और आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ इन आवर कंट्रोल वो ये कि आप प्रिपेयर करें अच्छे से, कि जब भी आयोग को लगे कि एग्ज़ाम अब करानी है, कंपल्सन हो जाए, बाकी चुनावी उसमें दबाव रहे या स्टूडेंट्स का दबाव रहे तो वो कराएगी, या मतलब एक रेगुलर प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है कि पेपर आपका हो। बट ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एज वी कीप ऑन रिपीटिंग दैट, वो इसलिए भी कि आपको एक रेगुलर मिलता नहीं है अपॉर्चुनिटी। और आपको एक एग्ज़ाम स्केप करना, इफ़ यू कैन नॉट क्वालिफाई वन एग्ज़ाम बाय एनी मीन्स, नहीं कर सके, दैट मीन्स एटलीस्ट 5 years यू आर पीछे। 5 years तो मिनिमम है। बाकी जीएसएससी जैसे पेपर में क्या हाल होता है, यू मस्ट हैव देखा होगा आपने उसका हश्र। चलिए हम शुरू कर रहे थे। जो हमने वैसे तो कई सारे लेक्चर्स भी हमने डाल रखे हैं जो आपके एमसीक्यूज़ का सीरीज़ है, झारखंड तुर एमसीक्यूज़, यू मस्ट हैव सीन दैट। और नहीं तो जाके इस चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है और आपको इमेंस उससे बेनिफिट होगा। जो हमारा सबसे यूएसपी था और काफ़ी आप लोगों का सपोर्ट भी था, उसमें लोग इनरोलमेंट भी कर रहे हैं या किए भी थे दैट टाइम जब जेपीएससी का बस था। और अगेन हमने एक लंबे ड्यूरेशन के बाद इसलिए रिज्यूम करने का सोचा है कि अब से अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लय बना के रखेंगे तो दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू। और ये पीवाईक्यू सीरीज़ है। हमने 2024 का जो मेन हुआ था, मतलब मेन पेपर कंबाइंड सिविल सर्विसेज, उसके हिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज़ कर दिए हैं काफ़ी डिटेल्ड। और ये सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे भी आप जाइएगा तो वहाँ पर जो जेपीएससी का टैब है, जेपीएससी में फ्री रिसोर्सेज में भी प्री और मेंस, तो मेंस वाले में जाइए। मेंस में आपको सारे पीवाईक्यूज़ का सॉल्यूशन बाईलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देखिए। और चलिए उसी को शुरू करते हैं। और ये जो प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब में भी आप 14 जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग थ्रू पीवाईक्यूज़, मेंस थ्रू पीवाईक्यूज़, ऐसे करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। और बिल्कुल हमने लेक्चर 0 से वहाँ पर पुट करके रखा है कि इफ़ यू आर ए नोविस और आपको कुछ भी नहीं पता कि आंसर लिखना कैसे है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो पहले लेक्चर 0 देखिए और कितने नंबर का होता है, क्या होता है। हालांकि दैट वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन बिटवीन भी, लेकिन वो लेक्चर इसीलिए है कि आपको आंसर राइटिंग का बिल्कुल हर एक चीज़ बेसिक पता लग जाए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। और ये जो अगेन क्वेश्चन है, दिस इज़ फ्रॉम द जो बैकलॉग वैकेंसी हुई थी उसका ये क्वेश्चन है और बाइलिंगुअल है। लास्ट में हम आपको मॉडल आंसर भी देते हैं, इस लेक्चर के भी एंड में मिलेगा, जो कि आप फ्री इंस्टॉल करके हमारा सेलेक्ट सिविल्स ऐप प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम बिल्कुल शुरू के जो 10 लेक्चर्स हमने डाले हैं उसमें ऑलमोस्ट सब में हमने आंसर्स लिखा भी है। कोशिश करते हैं कि बस मिनिमम आपको इंट्रोड्यूस कर दें प्रोसेस और फॉर्मेट से, और फिर आप उसे आंसर्स को देख के लिखें। बट होते होते ऐसा होता है कि हम सारा डिटेल लिख ही देते हैं। स्टिल चलिए शुरू करते हैं। और अगेन अगर ये आपको या तो 32 मार्क्स का पूछता है या 40 मार्क्स का, एक बार फिर ओवरव्यू देख लीजिए। इफ़ इट इज़ ऑफ 32 मार्क्स तो यू विल हैव टू राइट इन 600 से लेकर 700 वर्ड्स में रफली, है ना। एंड इफ़ इट इज़ ऑफ 40 मार्क्स तो आपको 700 से 800 वर्ड्स में लिखना है। और ये भी कई बार पेपर्स में एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं होता। तो कुछ कुछ पेपर हैं जैसे साइंस एंड टेक वाले में ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है कि इतने वर्ड्स में आप लिखिए, तो वहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल के इस तरह से यू विल हैव टू राइट द आंसर्स। तो ये सब तो कुछ बेसिक बातें थी।
के लिए अब हम मेन आते हैं क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आस्क्ड इन द बैकलॉग वैकेंसी एंड पेपर वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2024 में. सो लेट्स सी. द क्वेश्चन सेज assess the agrarian and political content of मुंडा रिबेलियन लेड बाय बिरसा मुंडा. तो सिंपली हमने जैसे पहले भी देखा, बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह, 2-3 ये सब काफ़ी फेमस और फेवरेट टॉपिक्स हैं. तो उसी में से एक है ये बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह. यहाँ तो आपको पता ही है कि राजनीतिक और कृषि संबंधी विषय वस्तु की समीक्षा करें, यानी कि बिरसा रिबेलियन हुआ. फॉर्मेट पहले क्वेश्चन समझिए. एक होता है पॉइंट टू पॉइंट लिखना, कि जो पूछ रही है आयोग, जो क्वेश्चन दिया गया है एग्जैक्टली वही आप लिखिए. दूसरा होता है बीट अराउंड द बुश, कि वो कुछ भी पूछे भाई, हमको जो पता है हम वही लिख देंगे. तो यहीं पर आदमी फंसता है. आपको जो पता है वो अपने घर में रहिए, अपने बच्चों को सुनाइए, क्योंकि मम्मी पापा तो आप बन ही गए होंगे जेपीएससी का तैयारी करते करते. आयोग को बस उसी चीज़ से मतलब है, वो जो जानना चाहती है. आपको क्या पता है इसका कोई मतलब नहीं है, है ना. तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि एसेस द एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट, यानी कंटेंट में क्या है कि किस तरह से एग्रीकल्चरल जो टॉपिक्स थे, मुद्दे थे, उसकी वजह से ये सबसे पहले ऐसे देखिए, एग्रीकल्चर मुद्दे थे, पॉलिटिकल मुद्दे थे, और क्या था, सोशल मुद्दा था, जो भी और इसके अलावा था. तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है वो एग्रीकल्चर और पॉलिटिकल मुद्दा कैसे लेड टू बिरसा रिवोल्ट. और इसमें जो इनका इंक्लूज़न हुआ, इस कंटेंट की वजह से जो ये मूवमेंट हुआ, उससे क्या चीज़ें निकल कर आई. कंटेंट पूछ रहा है ना सिंपल आपसे, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि कॉज बताइए या रीज़न बताइए. तो ये पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ मुंडा विद्रोह, ये तो आपको पता है कि 1895 से ये शुरू हुआ था और 1900 में ये सबड्यू हो गया था बिरसा मुंडा जी के डेथ के बाद. और ये क्या हो गया, तो राजनीतिक और कृषि संबंधी विषय वस्तु की समीक्षा करें, यानी व्हाट लेड टू द रिबेलियन एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस, कि जब ये वन ऑफ द मोस्ट क्या है, ये बड़ा ट्राइबल रिवोल्ट्स में से एक है, और इससे क्या पॉलिटिकल और एग्रीकल्चरल इसके कंटेंट थे, और फिर इससे क्या कुछ सामने निकल कर आया. तो रफली ये क्वेश्चन का एसेंस है. और फिर जैसे हम लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन आपको इंगेजिंग बनाना है, फिर सारे पॉइंट्स कवर करने हैं 1 बाय 1. ऐसा सब पॉइंट्स नहीं बनाना, बट जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में दैट यू हैव टू कवर, और फिर इसको कंक्लूड करना है एक अच्छे पॉइंट पे, अच्छे नोट पे. और इन सारे प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारा काम एग्जामिनर के लिए काफ़ी आसान रहे, कि वो धीरे धीरे पढ़ता जाए अपने टॉपिक्स को जो आपने लिखा है, और वो मार्क्स आपको देता चला जाए. तो चलिए शुरू करते हैं कि लिखना कैसे है. तो अगेन इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि ये बिरसा मुंडा रिबेलियन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि पेपर आपको देना है, और मैं जो इस पे मॉडल आंसर्स अटैच कर रहा हूँ दैट विल बी सो एक्सॉस्टिव कि आपका हर कुछ कवर हो जाएगा. यहाँ पर बस आपको मैं एक फ्लो बता रहा हूँ कि हाउ द आंसर शुड बी आइडियली रिटन, है ना. सो दिस इज़ व्हाट बिरसा मुंडा रिबेलियन. आप यहाँ पर फिर साल दे सकते हैं 1895 से 1900 के बीच. वन ऑफ द मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स हुआ ही था, बहुत बड़े. जब भी आप उलगुलान के बारे में 2020 के यूपीएससी में क्वेश्चन भी था, उसके बाद लास्ट ईयर शायद 2023 में भी एज आई रिमेंबर, तो आपको बिरसा मुंडा ऐसा नहीं किसी ट्राइबल रिवोल्ट है तो झारखंड में ही पूछा जाता है. बिहार बीपीएससी में, यूपीएससी में इट इज़ डेफिनेटली आस्क्ड. एक ना एक क्वेश्चन घुमा के द ग्रेट ट्यूमुल्ट एक बार पूछ दिया था, उलगुलान किससे जुड़ा हुआ शब्द है. सो इसी वजह से ये काफ़ी एक मेजर रिवोल्ट है इंडियन आपका सब कॉन्टिनेंट में, है ना. सो बिरसा मुंडा रिवोल्ट इज ए मेजर ट्राइबल रिवोल्ट. अब कहाँ हुआ था, तो आप एरिया भी लिख दीजिए, छोटा नागपुर रीजन में, और जो ब्रिटिश न्यू को हिला कर रख दिया था, और इससे कई सारे कॉन्सेशन देने पड़े थे आपको ब्रिटिश सरकार को. उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं क्यों इमरजेंस कैसे हुआ, कि इट इमर्ज्ड, क्यों इमर्ज हुआ था, इट इमर्ज बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर के साथ जो छेड़छाड़ हुआ था, और उसके लैंड रेवेन्यू को, लैंड सेटलमेंट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया गया था. तो ये एक आप बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. ये बस मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, यू विल हैव टू अरेंज. और इसमें भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो अगेन गो टू दैट सेलेक्ट सिविल्स ऐप और इंस्टॉल करिए, फ्री रिसोर्सेज वाले में इसको देखिए. अब इसमें आप फर्दर क्या ऐड कर सकते हैं, तो बिरसा जी ने क्या किया, बिरसा मुंडा ने ट्रांसफॉर्म दिस इश्यूज जो कि चल रहे थे, ट्राइबल का इश्यूज तो चल ही रहे थे, उसको क्या किया बिरसा मुंडा ने, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ग्रेट रिवोल्ट में. और जिससे फिर क्या हुआ फर्दर, तो ये जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट था ये एक बड़ा ट्राइबल रिवोल्ट बना, और फिर इससे कई तरह के चेंजेस या फिर कंसेशंस निकल के आए. तो दिस इज़ व्हाट अ ब्रॉडर इंट्रोडक्शन इज. अब इसमें आपको पूछ रहा है कि आपसे
आप कंटेंट बताइए कि इसमें पॉलिटिकल और एग्रीकल्चरल एग्रेरियन क्या कुछ कंटेंट थे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करके सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रीज़न लिखेंगे कि क्यों हुआ एग्रियन कंटेंट में, कि बिरसा मुंडा रिवोल्ट क्यों ज़रूरी हो गया, देन फिर उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। उसी तरह हम सेकंड पार्ट में लिखेंगे कि पॉलिटिकल क्या कुछ कंटेंट था और उससे क्या सामने आया निकल के। सो दैट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द मेन बॉडी। और आपको ये इंट्रोडक्शन या बॉडी कहीं लिखनी नहीं है, जस्ट यू आर लर्निंग हाउ टू राइट। सो हमने इसको लिखा है। नाउ हम बॉडी वाले पार्ट में आएंगे जो कि आपको पूरी तरह से पूछा गया है, एग्रेरियन एंड पॉलिटिकल कंटेंट। तो आप यहाँ पर सीधा एक हेडिंग लिख के एग्रेरियन कंटेंट ऑफ बिरसा मुंडा रिविलियन ऐसे आप अंडरलाइन करके यहाँ पर इसको पॉइंट्स में लिखेंगे। तो एग्रेरियन कंटेंट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्वियसली क्या आएगा, इरोजन ऑफ या इरेडिकेशन ऑफ, जो आपको अच्छा लगे वर्ड। दूसरी बात, वर्ड सिलेक्शन थोड़ा ठीक से करिए एंड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ये सब बेसिक चीज़ें याद भी रखनी है। तो क्या इरोजन हुआ खुटकट्टी सिस्टम का सबसे पहले, ये आपने कई बार कई तरह से पढ़ के रखा होगा कि वो कलेक्टिवली लैंड क्लियर करते थे, उसका उनको ओनरशिप मिल जाता था। तो जब ब्रिटिश क्या हुआ आए तो उनका खुदकट्टी सिस्टम को, जो लैंड होल्डिंग था उसको डिसरप्ट कर दिया और ये उनका कस्टमरी राइट को पहचानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो वो जो लैंड अभी तक उनके ओनरशिप में रहता था या मुंडा फैमिली के ओनरशिप में, उसमें दीकू का माना जाने लगा कि एक तरह से क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये एक मेजर पॉइंट आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखना है। ये मेन पॉइंट है। इसके अराउंड इसमें आपको चीज़ें लिखनी है कि इससे क्या हुआ, जो डायरेक्टली उनके एक माइग्रेशन का भी उनके अंदर आ गया ना, एक समझिए कि आपदा। जब लैंड ही ओनरशिप, जल जंगल ज़मीन अभी भी इसी पर सियासत या लाइफस्टाइल ट्राइबल्स का मोस्टली टिका हुआ है, जब उसी पे छेड़छाड़ हो गया तो इससे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गए वो एंसेस्ट्रल ज़मीन को जो वो खुद प्रोड्यूस करते थे जंगल को काट के और फिर उसमें रहते थे। और फिर वो ये भी देखने लगे कि एलिनेशन ऑफ लैंड उनका होने लगा है। ये तो एक बड़ा मेजर पार्ट था। अब इसके अलावा आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शंस, है ना, फॉरेस्ट लॉज भी लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या हुआ, उसमें लॉस हो गया उनका, लॉस ऑफ कल्चरल डिग्निटी एंड लाइवलीहुड। बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट लॉ, कई तरह के लैंड लॉज आए फॉरेस्ट से रिलेटेड, जिसमें वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ले आया ना कि तुम ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते। और ऐसा करते करते वो सारा कुछ वेस्ट करके फिर इन्वायरमेंट बचाने की बात करते हैं। लेकिन ट्राइबल्स का क्या लाइफ स्टाइल था कि वो जंगलों से ही सब कुछ, फूड से लेकर ईंधन से लेकर हर कुछ जमा करते थे। तो जब ये फॉरेस्ट लॉज आ गया तो उसका क्या हुआ, बहुत तरह का उनका एग्रेरियन डिस्ट्रेस का वो कारण बन गया। उसमें लैंड को अलग अलग क्लासिफिकेशन करने लग गए वो, कि क्या आप यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिर उनका एक जो टोटेम का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या मानते हैं, वो जो एक पवित्र मानते हैं ना, एक उनका देवता का रूप मानते हैं, कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा होता है। तो वो भी उनको वहाँ से क्या हुआ, लगने लगा कि ये हम पे थोपा जा रहा है। जैसे महुआ ट्री फॉर एग्जांपल, कहीं जंगल पे मान लिए है महुआ का एक ट्री जो कि मान रहे हैं ट्राइबल, उसको पायस, उसको पूज रहे हैं भगवान का रूप मान के। अब वहाँ उनको एक्सेस मिलना ही बंद हो गया। तो नॉट ओनली इकोनॉमिकली, उनको एक साइकोलॉजिकली या कल्चरली भी बहुत बड़ा ये शॉक था। सो दिस वेयर ऑल लीडिंग टू अ रिवोल्ट। उसके बाद और क्या था, अगर हम बात कर लें आपका एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लॉ में ही, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है ना, रिजर्व फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, इस तरह का क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये क्या हुआ, फॉरेस्ट लॉ भी उनके लिए एग्रेरियन कंटेंट में ये बात हो रही है। तो इस तरह से आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। उसी तरह और एग्रेरियन में आप अगर लिखना चाहें, सो कोटकट्टी वाला हमने देख लिया। फिर दीकूस के द्वारा एक्सप्लोटेशन, लैंड का ओनरशिप बदल गया। अब वो क्या हो गया, ज़मींदारों को दिया जाने लगा। तो वो लैंड जो अब तक वो उसी पे रहते थे, उसी का लाइफ स्टाइल जीते थे, उससे जुड़ा हुआ, नाउ दे हैड टू पे फॉर देयर ओन लैंड। और क्या हुआ, उनको देने लगना पड़ा लगान, जो कि उनकी अपनी ही ज़मीन, उससे कैप्चर कर लिया ब्रिटिश ने। और इस वजह से दीकूस का, जिसको वो आउटसाइडर्स को कहते थे, वो और एग्रेरियन क्राइसिस को वो उसको डीपेन करता गया। इसी तरह से ये हो गए। फिर हम पॉलिटिकल में लिखेंगे, और ये अलग नहीं है ना, एग्रेरियन से ही पॉलिटिकल भी जुड़ा हुआ है। तो आप पॉलिटिकल कंटेंट में भी लिख सकते हैं कि ट्राइबल ऑटोनॉमी पर ये नुकसान था जो लॉ आया, सो दैट वाज सिंपली अ एग्रेरियन। और इस पे पॉलिटिकल कंटेंट होना है कि ये लॉ बना के इसके एग्रेरियन कंटेंट को कम कर दो, एग्रेरियन राइट्स को घटा दो। उसके बाद क्या हुआ, कॉलोनियल जो अथॉरिटी था उसको चैलेंज करने लगा ट्राइबल लाइफ स्टाइल को। तो उससे भी एक रेजिस्टेंस का सिचुएशन बना।
तो ये सब डिस्कॉन्टेंट की वजह से धीरे धीरे मामला वायलेंट भी होता चला गया। जैसे 1990 में क्या हुआ, खूंटी को पुलिस स्टेशन में अटैक कर दिया गया। तो इस तरह से सिचुएशंस बने। उसके बाद ये क्या हो गया, इसमें एंट्री फिर हो जाती है बिरसा मुंडा की, जो कि रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर के रूप में अपने आप को उन्होंने पेश किया, खुद को भगवान का रूप बताया, अवतार बताया, और बोला कि हमको कई सारी कुरीतियाँ जो आ चुकी है ट्राइबल सोसाइटी में, आई हैव बिन सेंट टू इरेडिकेट देम ऑल, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे भेजा गया है, दूत हूँ मैं। एंड देन धीरे धीरे उसके अंदर ये लीडरशिप पूरा जो सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट था वो अपने टॉप पे पहुंचता है। एंड देन अल्टीमेटली ट्राइबल रिवोल्ट वो होता है। फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे दैट यू विल हैव टू राइट। अब ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, क्योंकि मैं आइडियली वाई विल आई राइट, आपको लिखना है, और ये जो मेहनत का काम है तो थोड़ा इस पर दिमाग लगाइए। और नहीं लगाना चाहते तो सिंपली प्ले स्टोर पे जाइए, सेलेक्ट सिविल्स, वहाँ पर जाइए जेपीएससी के टैब में, और जेपीएससी में आपको फ्री रिसोर्सेज में मेंस और प्री, तो मेंस वाले में यू विल गेट दिस PYQs का, उसमें क्या मिलेगा, तो इसमें इसका मॉडल आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट इंग्लिश फॉलोड बाय हिंदी। तो बाइलिंगुअल आप वहाँ से डाउनलोड करिए और उसे आंसर्स को लिखिए। हमने बिल्कुल ये वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, और जो लोग मेंस में इनरोल कराए हैं आप उनसे एक बार रिव्यू लीजिएगा कि हाउ वी इवेल्युएट द कॉपीज़, और फिर हमारे कंटेंट क्या रहते हैं जो हम बुकलेट प्रोवाइड कराते हैं। सो अगर आप बिल्कुल नोविस हैं और आंसर्स लिखना चाहते हैं तो आप हमारा मेंस जो टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम है वहाँ उसे भी आप इनरोल कर सकते हैं। संकल्प और संपूर्ण ऐसे आपको मेंस टेस्ट सीरीज के नाम मिलेंगे, और बिल्कुल ये आप किस जगह पर खड़े हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसे सेलेक्ट करिए। उसमें वीडियो लेक्चर्स के थ्रू सॉल्यूशन, 1-to-1 मेंटरशिप, और हर तरह का वो सारा चीज़ है जो आपको बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके आंसर्स लिखना हम सिखा देंगे। सो द मुंडा रिविलियन लेड बाय बिरसा मुंडा इन द छोटा नागपुर रीजन स्टैंड्स अमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स। ये इंट्रोडक्शन है, 80 to 100 वर्ड्स में होगा, क्योंकि ये आपको रफली हमने जैसा कहा 700 से 800 वर्ड्स में आंसर यू विल हैव टू राइट, डिपेंडिंग अपॉन कि ये 32 या 40 नंबर का माना जाए। फिर एग्रेरियन कंटेंट में क्या था, देखिए जो हमने बात किया, खुदकट्टी सिस्टम प्रिंसिपल एग्रेरियन कॉज था रिविलियन का। फिर ये क्या किया, आउटसाइडर्स को लीगली इन्फोर्स करने लग गया, एंड देन ये डिस्प्लेस्ड कर दिया एंसेस्ट्रल लैंड को। उसके बाद ये मेजर इस रीज़न के बाद क्या होगा, जो हमने बात किया, देखिए थर्ड पॉइंट हमने बोला था यहाँ पे, ये भी है एक्सप्लोइटेशन बाय दिकूज, ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ नॉन ट्राइबल कलेक्टिवली कॉल्ड दिकूज बाय मुंडास। ये इस क्राइसिस को और ज़्यादा डीपेन कर देता है। डेट ट्रैप, ये तो हमने देखा। अभी क्या होगा कि डेट ट्रैप में क्या हो गया, अब उनको देना था, लगान भी चुकाना था, और डेली खर्चे भी थे। तो डेट ट्रैप बहुत ही सब्सटेंशियल, कुछ भी एबनॉर्मल रेट्स पर लोन, और वो फिर क्या होता, दे नहीं पाते थे तो आपका ज़मीनों पर कब्जा, उसके साथ साथ बेट बेगारी, फोर्स्ड अनपेड लेबर, कंपेल ट्राइबल फैमिलीज टू वर्क ऑन द फील्ड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड विदाउट वेजेस, काम करवा लेते थे लेकिन इस डेट के अगेंस्ट उसे एडजस्ट करते जाते थे और उनको कोई पेमेंट नहीं होता था। उसके बाद कंटिन्यूस इरोजन ऑफ लैंड एंड लेबर फ्रीडम कन्विंस द मुंडास दैट रिगेनिंग कंट्रोल ओवर देयर एग्रेरियन सोर्सेज वाज एसेंशियल, कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जो तुम अननेसेसरी लॉ थोपते जा रहे हो, इट इज़ हाई टाइम दैट वी जमा हों और इस जो ये नया सिस्टम हम पे थोपा गया है इसका विरोध किया जाए। और उसके साथ साथ क्या था, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड एज वी डिस्कस। फिर उसी को गोल्स और डिमांड्स को लेकर एक आंदोलन का बन। और पॉलिटिकल इस पे देखिएगा कंटेंट पे, तो आपका ट्राइबल ऑटोनॉमी पे सीधा सीधा आघात था। रिवेलियन डिस्प्लेड ए क्लियर पॉलिटिकल कैरेक्टर, क्योंकि इसमें क्या था, तो कई तरह के नए नए लॉज आ गए थे। एंड देन कॉलोनियल अथॉरिटी को चैलेंज करना, उसमें बिरसा मुंडा जी का उदय एक रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर के तौर। उसके बाद इनका क्या आउटकम हुआ, हमने बताया आपको पहले कंटेंट कि किस वजह से हुआ, फिर बीच में बिरसा मुंडा का रोल एज ए रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर, और फिर इससे क्या कुछ निष्कर्ष निकला। सो दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट इज़, और फिर हम इसे कंक्लूड करेंगे। सो दैट विल बी एन आइडियल आंसर। और इतने अच्छे से अगर आप स्ट्रक्चर करके लिखिएगा तो देयर इज़ नो फोर्स कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये भी कहा जाता है ना, सेटिंग हो गई, ये हो गया, तो आप निश्चिंत कम से कम रहिएगा कि सेटिंग हो या जो भी हो, आई एम इन टू द लिस्ट। सो ये हमारा मॉडल आंसर है। अगेन जैसे बार बार हम बता रहे हैं, प्री इससे सेलेक्ट सिविल्स ऐप से इंस्टॉल करके डाउनलोड करिए, और मेंस मॉक टेस्ट से धीरे धीरे मेंस मॉक्स लिखना शुरू करिए। ऐसा नहीं है आंसर राइटिंग आप आज शुरू करें और कल आप उस पर दक्ष हो जाएंगे, इट टेक्स टाइम। और स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरी, तो 7992290065 इस पे आप हमें कॉल करिए। ये सेलेक्ट सिविल्स का ऑफिशियल नंबर है, यू कैन
कॉल अस ऑन दिस नंबर। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, बी इट फी से रिलेटेड हो या आपको कोर्सेज के बारे में कुछ जानना हो या कुछ गाइडेंस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।